हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज अपने हम इस वीडियो में अर्नड लीव यानी कि ईएल और जिसे कि हिंदी में अर्जित अवकाश बोलते हैं उसके बारे में विस्तार से जानते हैं और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं इस बात की गारंटी भी ले सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ईएल से संबंधित कोई भी एक छोटा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा स्थिति है तो क्या होगा। मतलब कि उससे जुड़ी हर चीज़ को हम इस वीडियो में जान लेंगे। और क्या किया है मैंने कि जो लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते हैं तो मैंने दूसरे की वीडियोस में देखा कि क्या लोगों के दिमाग में डाउट हो रहा है, और कोरा वगैरह से मैंने क्वेश्चंस देखे कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं ईएल से संबंधित। तो उन्हीं सबको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है और उससे जुड़ी हर छोटी सी बड़ी चीज़, मतलब कि केवल क्वेश्चंस को नहीं, हर चीज़ को जो जो कि आपको जानना आवश्यक है उसको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि ईएल होता क्या है। तो ईएल एक टाइप की पेड लीव होती है जो कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है। और ये ऐसी लीव है कि इस लीव पे रहते हुए आपको आपकी पूरी सैलरी मिलती है। और ये लीव आप किसी भी रीज़न के लिए ले सकते हैं, लाइक कि घर में कोई प्रॉब्लम है या कि घर में कोई फंक्शन है, फेस्टिवल है। ठीक है, और कोई हेल्थ इश्यू है, फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, कुछ भी रीज़न है तो आप ईएल ले सकते हैं। अब जानते हैं कि ई अर्नड लीव जो ईएल है वो क्रेडिट कैसे होती है। तो अर्नड लीव क्रेडिट सभी लोग जानते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एक लीव अकाउंट भी होता है। लीव अकाउंट में गिनती करी जाती है कि इनको कितनी ईएल मिली है, कितनी एचपीएल मिली है, सीएल इनको कितनी मिली है और कितनी इन्होंने यूज़ कर ली है। तो ये जानते हैं कि ईएल आपको कैसे क्रेडिट होती है, किस मंथ में क्रेडिट होती है। तो देखिए, ईएल आपको 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन की मिलती है। यानी कि एक बार 1 जनवरी को आपको 15 ईएल मिल जाती हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, और एक बार 1 जुलाई को आपको 15 ईएल क्रेडिट हो जाती है। और इसमें ये भी है कि इसका रिडक्शन भी होता है। लाइक आपने मान लीजिए कि आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया था या कि आपका कोई पीरियड सर्विस का डाइज नॉन हो गया था, तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर आएगा उसमें आपको उसका 1/10 लीव कम मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी से जून वाला सेक्शन है, ठीक है, वो एक हाफ ईयर हुआ और उस हाफ ईयर में आपने 120 दिन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया था, या कि आपका कोई, या कि इतना पीरियड आपका डाइजनॉन हो गया था मान लीजिए, तो उसका 1/10, 120 का 1/10 कितना हो जाता है, 120 का 1/10 12 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको 1 जुलाई को 12 ईएल कम मिलेंगी। जो आपको 15 मिलने वाली थी, अब 15 में से 12 कम, यानी कि केवल 3 ईएल ही मिलेंगी। ऐसा रिडक्शन होता है। लेकिन ये रिडक्शन आपका मैक्सिमम 15 डेज़ का ही हो सकता है, 15 दिन से ऊपर का रिडक्शन नहीं होता है। अब जानते हैं मैक्सिमम लिमिट फॉर एक्यूमुलेटिंग अर्नड लीव, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अर्नड लीव को ईएल को इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 300 डेज़ की ईएल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो एलटीसी के दौरान अपनी लीव को इंकैशमेंट कराया था वो अलग से, यानी कि जो इंकैशमेंट करा लिया वो तो करा ही लिया, वो एक्यूमुलेट आपने किया था और एलटीसी के दौरान इंकैशमेंट करा लिया, तो अब उसकी गिनती नहीं होगी। उसके अलावा आप 300 दिन का और एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं अपनी अकाउंट में। 300 दिन की ईएल एक्यूमुलेट इकट्ठा करके रख सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर आपका ईएल 300 के करीब पहुंचने लगता है तो उसे कैसे मैनेज किया जाता है। मान लीजिए कि आपकी जो ईएल है वो 286 से 300 दिनों के बीच में है। ठीक है, तो अब आपको 15 दिन की जो ईएल मिलेगी उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, वो तो 300 के ऊपर ना चली जाए, है ना। तो उसके ऐसा होगा कि वो जो आपने 286 से 300 दिन की ईएल रखी है वो तो एक तरफ रहेंगी, और जो आपको 15 दिन की ईएल 1 जनवरी या 1 जुलाई को जो मिली हुई है उसका अकाउंट अलग रखा जाएगा, उसे सेपरेट रखा जाएगा और देखा जाएगा कि आपने उस हाफ ईयर में कितनी ईएल को अपना यूज़ कर लिया है। मान लीजिए कि आपको 15 ईएल मिली थी, ठीक है, और उसमें आपने 10 को यूज़ कर लिया, तो जो 5 ईएल आपकी बच गई हैं वो आपके जो लीव आपकी एक्यूमुलेट हो रही थी उसमें 5 आपको ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 290 ईएल आपने इकट्ठा करके रखी थी, 15 आपको और मिल गई, ठीक है, और उसमें से आपने 10 यूज कर लिया, 15 में से 10 यूज कर लिया, बची 5, तो वो 5 आपकी ऐड हो जाएंगी। अब आपके पास इकट्ठी लीव कितनी रह गई, 295। इस तरह से देखा जाता है। लेकिन ये है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 300 दिन की ही इकट्ठा करी जाएगी। अगर ये 300 आपने एक भी नहीं यूज़ की होती, 290 आपके पास लीव थी, 15 आपको मिली और आपने एक भी नहीं यूज़ किया, वो हो जाएंगी 305। तो वो 305 नहीं होगी, वो केवल 300 ही होगी। 300 से ऊपर जितनी लीव होंगी
वो लैप्स होती जाएंगी, वो आपके किसी काम पे नहीं आएंगी। अब जानते हैं कि जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें ईएल क्रेडिट कैसे की जाती है। तो जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके जो फर्स्ट हाफ ईयर होता है उसमें आपको ढाई ढाई ईएल हर मंथ दी जाती है। यानी कि एक मंथ आपका कंप्लीट हुआ, आपको ढाई ईएल मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ, फिर ढाई ईएल मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट मंथ हुआ, फिर ढाई ईएल मिलेगी। इस तरह आपके जो एक जो फर्स्ट हाफ ईयर का कैलेंडर होगा, यानी कि मान लीजिए आपने 1 जनवरी को ज्वाइन किया तो आपको जून तक इसी तरह से लीव दी जाएगी। उसके बाद से आपको अकाउंट में जैसे कि 1 जुलाई आएगा तो उसमें 15 ईएल आपको इकट्ठा दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपको केवल ढाई ढाई ईएल हर मंथ दिए जाएंगे इस तरह से। लेकिन मंथ में ये है कि वो कंप्लीट मंथ होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 15 जनवरी को ज्वाइन किया तो जनवरी मंथ में आपको एक भी ईएल आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगी। फरवरी मंथ आपने जब पूरा मंथ कंप्लीट कर लिया तब आपको उसकी ढाई ईएल मिल जाती है, बिकॉज उस मंथ की आपकी पूरी ड्यूटी मानी जाएगी। लेकिन उस जनवरी में तो आपने बीच में ज्वाइन किया तो इसलिए वो पूरा कंप्लीट मंथ नहीं माना जाएगा और उसकी आपको एक भी ईएल नहीं मिलती है। अब देखते हैं कि ईएल रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के समय पे कैसे मिलती है। रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के समय पे ऐसा है दोस्तों कि इसमें भी आपको न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ को जैसे ढाई ढाई ईएल मिल रही थी ना, उसी तरह से ढाई का मतलब 2.5, तो 2.5 ईएल आपकी देखा जाता है कि आपने कितने मंथ कंप्लीट किए। मान लीजिए कि आपका रिजाइन करने जा रहे हैं या कि आप रिटायर होने जा रहे हैं नवंबर मंथ में, ठीक है, 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को तो उस मंथ का आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो उस मंथ में आपको एक भी ईएल नहीं मिलेगी। लेकिन जो उससे पहले हैं अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, तो इनमें आपको ढाई ढाई ईएल मिलती जाएगी। यानी कि कितने कंप्लीट मंथ होंगे उस हाफ ईयर में? 4। तो उसका आपको कितने मिल जाएंगी? ढाई गुणे 4 यानी कि 10 ईएल आपको मिलेंगी। लेकिन नवंबर में एक भी ईएल नहीं मिलेगी, बिकॉज आप रिटायर करने जा रहे हैं या कि रिजाइन देना, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि रिजाइन करेंगे तो उस स्थिति में आपको मंथ के अकॉर्डिंग ईएल दी जाती है, ना कि पूरा 15 दिन की एक साथ दी जाएगी, एक साथ नहीं दी जाती है। अब ये जानते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय डिसमिस कर दिया जाता है या कि किसी की सेवा के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में ईएल का रेगुलराइजेशन कैसे होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी किसी की मृत्यु, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की मृत्यु हाफ ईयर में हो जाती है या कि उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है तो उससे पहले जितनी आप उन्होंने उस हाफ ईयर में या उसके पहले अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली थी तो उसका 1/10 उसका रिड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे 15 दिन की मिली थी, मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे किसी को नवंबर में डिसमिस कर दिया गया या कि अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उन्हें 1 जुलाई को अगर 15 लीव मिली हुई थी तो पहली बात तो उनका देखा जाएगा कि अक्टूबर तक की केवल लीव काउंट किया जाएगा। यानी कि अक्टूबर मंथ तक कितना होगा? 4 महीने, तो 10 ईएल हुई। और ये भी देखा जाएगा कि अगर उन्होंने उससे पहले कितनी दिन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली थी। अगर उन्होंने मान लीजिए कि 10 दिन या 100 दिन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली थी या कि 50 दिन की ली थी, अगर 50 दिन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईओएल ली थी तो उसका 1/10 यानी कि 5, तो उसमें भी 10 में भी वो भी 5 घटा दिया जाएगा। अब उनके केवल 5 ईएल ही काउंट करी जाएंगी। या कि मतलब अगर उनके जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, उसके फैमिली मेम्बर्स उनकी जो बची हुई लीव थी उसका बेनिफिट लेते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं कुछ भी, तो उनकी गिनती इस तरह से करी जाएगी। अब ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए ईएल तो ढाई ढाई मिलती है, ढाई मिला, फिर 5 हुआ, फिर 7.5 हुआ, फिर 12.5 हुआ, फिर 15 हुआ, 17.5 हुआ, तो इससे अब आधे दिन की छुट्टी है, इसे यूज़ कैसे करेंगे? तो इसमें ऐसे होता है कि जो आपको जैसे मान लीजिए किसी का 7.5 दिन हुआ, ठीक है, या 12.5 दिन हुआ, तो उससे फिर जो नेक्स्ट होल नंबर होगा उस तरह से माना जाएगा, वो कंसिडर करा जाएगा। जैसे 7.5 दिन है तो उसे 8 दिन माना जाता है। अब जानते हैं कि क्या अनअवेल्ड जॉइनिंग टाइम को अर्नड लीव ईएल में कन्वर्ट करा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है मुंबई टू नागपुर, या कि उनका प्रमोशन हो गया, फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया, एक जगह से दूसरे स्टेशन उनको भेजा जाता है, तो उस स्थिति में जो जॉइनिंग टाइम के लिए उन्हें समय दिया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर सर वहाँ पर जाके रिपोर्ट करिए, वहाँ पे ज्वाइन करिए। तो जो उन्होंने अगर सर 15 दिन का समय दिया गया उसमें से वो 3 दिन में ही पहुँच गए, ठीक है, और 12 दिन उन्होंने यूज़ नहीं किया, तो क्या उसे ईएल में कन्वर्ट करा जा सकता है? तो हाँ, उसे कन्वर्ट
करा जा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं कि उन्हें अपनी जो 15 दिन की जो मिली थी टाइम, उसका पूरा यूटिलाइज़ नहीं किया है। जो जितने दिन का यूटिलाइज़ किया, बाकी जो दिन बच जाते हैं उतने ही दिनों का केवल वो अपना ईएल में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे उदाहरण मैंने बताया ही कि 3 दिन में 15 दिन का समय मिला था, वो 3 दिन में पहुंच गए, बाकी बचे 12 दिन को वो ईएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका दूसरा रास्ता ये भी है कि वो जो न्यू प्लेस जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे चले जाएं और जो फुल जॉइनिंग टाइम है उसका यूज़ ना करें, और उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ले आएँ। और जो टाइम फ्रेम दिया गया था 15 दिन का, उसके भीतर ही वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ले आएँ। तो इस तरह से वो अपने फैमिली के लिए टीए, जो कि ड्राइविंग अलाउंस कहलाता है, उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए टीए भी क्लेम कर सकते हैं वो। अब ये जानते हैं कि क्या ईएल और अनअवेल जॉइनिंग टाइम दोनों को मिला के 300 दिनों से ऊपर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। अर्नड लीव और अनअवेल जॉइनिंग टाइम दोनों का मिला के 300 दिनों से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो एडिशनल डेज जो इंकैसमेंट के लिए दिए गए थे, एलटीसी के दौरान आप लोग इंकैसमेंट कराते हैं ना कि लीव मेरी इतनी बची हुई है, इसका पैसा मुझे दे दो, तो वो करा सकते हैं। वो जो लीव उन्होंने इंकैसमेंट करा ली उसको नहीं गिना जाएगा, यानी कि उसको छोड़ के आप का केवल 300 दिनों तक की मैक्सिमम लिमिट होती है। अब ये देखते हैं कि मान लीजिए किसी का सेम स्टेशन में ही, मान लीजिए दिल्ली में एक जगह पे उनकी पोस्टिंग है और दूसरे उसी शहर में दूसरी जगह पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है, और एक दिन का उन्हें जॉइनिंग टाइम दिया जाता है। तो क्या उसे भी ईएल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं। उसका जो एक दिन के लिए जॉइनिंग टाइम दिया जाता है उसको आप ईएल में कन्वर्ट नहीं करा सकते। अब ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्नड लीव कितने दिनों की, एक बार में कितने दिनों की ईएल ली जा सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार में 180 दिनों की ईएल मिलती है। 180 दिनों से ज़्यादा की ईएल आपको नहीं मिलती। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें 180 दिनों से ज़्यादा की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन 300 दिनों से ज़्यादा की नहीं। यानी कि 180 से 300 दिनों के बीच तक की उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन इसका एक ये भी कंडीशन है कि उन्होंने 180 दिनों से जितनी ज़्यादा उनकी लीव हो रही है उसका हिस्सा उन्होंने इंडिया या कि जो दूसरे और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, इनके बाहर अगर बिताए हैं तो उन्हें 180 से 300 दिनों के बीच तक की छुट्टी दी जा सकती है, केवल ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स को। अब जानते हैं कि क्या ईएल प्रिपेटरी लीव के रूप में ली जा सकती है बिफोर रिटायरमेंट। जैसे कि कोई रिटायर होने जा रहा है और उसके पास काफ़ी छुट्टियां हैं, तो वो प्रिपेटरी लीव लेते हैं ना कि मैं थोड़ा सा जाके अपना व्यवस्था बनाऊंगा, लाइक कि अब रिटायर होने जा रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी सारी घर में मतलब कि जो कुछ अरेंजमेंट्स करनी है उसके संबंध में, वो सब करने के लिए लोग प्रिपेटरी लीव लेते हैं। तो क्या उसके लिए प्रिपेटरी लीव ली जा सकती है? तो ली जा सकती है, और मैक्सिमम 300 दिनों की प्रिपेटरी लीव मिलती है बिफोर रिटायरमेंट, अगर वो लेना चाहते हैं तो। अब जानते हैं कि क्या अर्नड लीव यानी ईएल को इंकैश कराया जा सकता है। इंकैश मतलब कि नकदीकरण। नकदीकरण मतलब कि जितनी आपकी लीव है उसके बदले में पैसे ले लेना, रुपए ले लेना, ठीक है। तो जो ईएल होती है उसका इंकैशमेंट कराया जा सकता है। और कब करा सकते हैं? एलटीसी के दौरान, जब आप एलटीसी में जा रहे हों, लीव ट्रैवल कंसेशन, उस दौरान ले सकते हैं, या कि आप रिटायर हो रहे हों उस स्थिति में, उस दौरान आप ईएल का इंकैशमेंट करा सकते हैं। आप जानते हैं कि इंकैशमेंट एलटीसी के दौरान कितना कराया जा सकता है? तो एक बार हर एलटीसी साइकिल में आपको मैक्सिमम 10 दिन की इंकैशमेंट आप करा सकते हैं, और टोटल 60 डेज़ का, यानी कि पूरे सर्विस में आप केवल 60 ईएल का इंकैशमेंट करा सकते हैं एलटीसी के लिए, ठीक है। और हर एलटीसी साइकिल में मैक्सिमम 10 दिनों की आप करा सकते हैं। अब जानते हैं कि रिटायरमेंट के दौरान आप कितने ईएल का इंकैशमेंट करा सकते हैं। तो एट रिटायरमेंट आप मैक्सिमम 300 दिनों का इंकैशमेंट करा सकते हैं, और इसमें वो इंकैशमेंट भी इंक्लूड करे जाएंगे जो कि आपने रिटायरमेंट से पहले भी जो इंकैशमेंट कराया था उसको भी इंक्लूड करा जाएगा। लाइक कि इससे पहले आपने कितने इंकैशमेंट कराए, और टोटल सब मिलाकर 300 दिनों का केवल आपको इंकैशमेंट का पैसा दिया जाएगा। अब ये जानते हैं कि आपने जो ईएल का इंकैशमेंट कराया, आपके पास पैसा आया, तो क्या उस पर कुछ सरकार टैक्स भी लेगी? तो हाँ, उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्सेबल इनकम में आता है। लेकिन उसका क्या है कि उसका आपको टैक्स एग्जम्पशन यानी कि टैक्स में छूट मिल जाती है। सेक्शन 10A इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसके अंतर्गत आपको इस लीव पर जो इंकेसमेंट हुआ उस पर टैक्स एग्जम्पशंस मिल जाती है। अब देखते हैं कि अगर किसी की ईएल एग्जॉस्ट हो गई यानी कि ख़त्म हो गई है तो तब क्या होगा।
तो अगर उसका ईएल ख़त्म हो गई है तो वो एचपीएल ले सकते हैं, या कि ईओएल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं। कैजुअल लीव बाकी है, सीएल बाकी है, तो वो सीएल ले सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कि जो अर्नड लीव होती है क्या वो किसी दूसरी टाइप की लीव से कंबाइन करी जा सकती है। तो जो ईएल होती है वो आप केवल सीएल यानी कि कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे हाफ पे लीव और मेडिकल लीव या कि जो ईओएल है इसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 दिन की ईएल ली, फिर उसके बाद 5 दिन का एचपीएल ले लिया, फिर उसके बाद 2-4 दिन का ईओएल ले लिया, इस तरह से कंबाइन। यानी कि आपने मान लीजिए 8 दिन का ईएल लिया, अब सोच रहे हैं कि उसके बाद 2 दिन का मैं सीएल ले लेता हूँ, तो वो कम उस स्थिति में कंबाइन नहीं होगी। यानी कि आप ईएल लिए, फिर आइए ड्यूटी करिए, फिर उसके बाद आप सीएल ले सकते हैं। सर्विस करने के बाद फिर आप सीएल ले लीजिए, लेकिन लगातार जैसे कि ईएल हुआ, फिर उसके बाद जस्ट उसी के बाद तुरंत सीएल इंक्लूड करना, उसके नेक्स्ट डेट से, जैसे ईएल की डेट खत्म हुई तो उसके अगले डेट से सीएल चलने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। सीएल आपको ईएल के साथ कंबाइन नहीं करी जाएगी। अब देखते हैं कि क्या जो ईएल होती है वो डिपार्टमेंट डिनाई कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स वो डिनाई कर सकते हैं, ये आपका कोई राइट नहीं है। आपको ईएल मिलती है कि आप कभी मतलब वर्क से कुछ फ्री होना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन अगर डिपार्टमेंट में काम है, आपकी ज़रूरत है, तो वो जो आपके अथॉरिटीज़ हैं, आपके ऊपर ऑफिसर्स हैं, तो वो आपकी ईएल को डिनाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या जो ईएल है वो प्रोबेशन के दौरान भी आपको मिलती है। तो हाँ, ईएल मिलती है, प्रोबेशन के दौरान भी आपको ईएल मिलती है। अब जानते हैं कि ईएल जो है वो रिकॉर्ड कैसे होती है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो एम्प्लॉयज़ की सर्विस बुक होती है उसमें जो आपका हर डिपार्टमेंट के जो आपके ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एक नियम होता है, उसके अनुरूप ही आपकी जो ईएल होती है उसका अकाउंट मेंटेन कर रखा जाता है, जितनी भी आपने छुट्टियाँ ली हैं, और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि इतनी छुट्टी इनको मिली थी, इतनी इन्होंने यूज़ कर ली, इतनी बची हुई है। ये सब कुछ आपका ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। अब जानते हैं कि क्या ईएल डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करी जा सकती है। लाइक कि मान लीजिए आप पहले किसी डिपार्टमेंट में थे, अब दूसरे डिपार्टमेंट में हो गए, तो जो आपकी पहले डिपार्टमेंट में जो आपने सर्विस की उसमें जो आपकी ईएल थी, तो क्या उसका आप इस्तेमाल दूसरी जॉब में है, दूसरी सर्विस दूसरे डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो पुरानी ईएल है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं। इसमें ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एक से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हो। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको छोड़ के आप दूसरे डिपार्टमेंट में गए विद टेक्निकल रेजिग्नेशन के जरिए ही अगर आप जा रहे हैं, तभी जो आपकी ईएल है वो ट्रांसफ़र करी जाती है। तो पहले आप किसी डिपार्टमेंट में थे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में आ गए, तो जो उस डिपार्टमेंट में जितनी आपकी छुट्टियां बाकी थी, तो उसका आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट में आएंगे वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन इसकी क्या कंडीशन है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जा रहे हों। वो दोनों ही डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, और उसमें भी हर डिपार्टमेंट की थोड़ी अपनी अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं। सो दोस्तों, हमने ईएल के संबंध में हर चीज़ को कवर कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है ईएल से संबंध में, या कि किसी और तरह की लीव के संबंध में, या कि किसी तरह की और सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम, इश्यू, रिजाइन, प्रमोशन, कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर होते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, बिकॉज़ ये आपके लिए वीडियो है, लगातार ही आते रहेंगे। आप लोग लाइक करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा कि मैं सही कंटेंट बना रहा हूँ, किसी के काम आ रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने कलीग्स के साथ, उनके भी काम का ये वीडियो रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं उसको भी ज़रूर कमेंट कर दीजिए, मैं 2-3 दिन के अंदर ही उस पर भी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।